हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 के साइंस का चैप्टर 3 जिसका नाम है धातु अधातु के अगले भागों को देखेंगे। इससे पहले के क्लास में मैंने आप लोगों को धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणों के बारे में बताया था। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए आज का क्लास प्रारंभ करते हैं और धातुओं एवं अधातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि धातुएं ऑक्सीजन से किस प्रकार अभिक्रिया करती है। आपके बुक का टॉपिक होगा 3.2.1 जिसमें लिखा हुआ है धातुओं का वायु में दहन करने से क्या होता है। लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके संगत ऑक्साइड का निर्माण करती है। लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके संगत ऑक्साइड का निर्माण करती है। हालांकि इसका कुछ अपवाद है, जैसे मैं आपको बताऊं सोना, चांदी, ये जो है अति उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए इनकी चमक बहुत लंबे समय तक बरकरार रहती है। तो मैं क्या बता रहा था, सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर संगत लवण का निर्माण करती है। जिसका एग्जाम्पल है कि यदि हम कॉपर को मतलब तांबा को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करें तो वह काले रंग के एक कॉपर 2 ऑक्साइड में बदल जाता है। मतलब काले रंग के कॉपर का एक यौगिक है कॉपर 2 ऑक्साइड या क्यूप्रिक ऑक्साइड, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरह एल्युमिनियम को गर्म किया जाए, एल्युमिनियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाए तो एल्युमिनियम ऑक्साइड अर्थात Al2O3 का निर्माण होगा। अब हम लोग धातुओं की प्रकृति के बारे में जान लें। जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो क्षारकीय होते हैं। इससे पहले के चैप्टर 2 में आप लोगों ने देखा है जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं उसकी प्रकृति क्षारकीय होती है। कहने का मतलब है कि अगर वह जल में घुलनशील है तो उसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से ज्यादा होगा तथा वह लाल लिटमस को नीला कर देगा। हालांकि सभी धात्विक ऑक्साइड जल में घुलनशील नहीं होते हैं। सोडियम ऑक्साइड या पोटेशियम ऑक्साइड की बात करें तो वह जल में घुलनशील होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड भी आंशिक रूप से जल में घुलनशील होता है, किंतु अन्य धात्विक ऑक्साइड जल में घुलनशील नहीं होते हैं। तो मैं क्या बताया कि जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं उसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारकीय होती है। कहने का मतलब यह अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो उसको उदासीन करके लवण और जल का निर्माण करेगा। लेकिन दो धात्विक ऑक्साइड, एक आपका है जिंक ऑक्साइड और दूसरा है एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्या बोला मैंने, दो धात्विक ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड, इसकी प्रकृति उभयधर्मी होती है, एम्फोथेरिक। उभयधर्मी कहने का मतलब है जब इसकी अभिक्रिया अम्ल से कराई जाती है तो यह क्षारक के जैसा बिहेव करता है और क्षारकों से कराई जाती है तो अम्ल जैसा बिहेव करता है। ठीक है, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बना लेता है, क्षारक के साथ भी अभिक्रिया करके लवण और जल बना लेता है। कौन कौन है, तो यह एक है एल्युमिनियम ऑक्साइड, दूसरा है जिंक ऑक्साइड। आपसे पूछा जाए उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, तो वे धात्विक ऑक्साइड जिनमें वे धात्विक ऑक्साइड जो अम्लों के साथ क्षारकीय और क्षारकों के साथ अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं क्या कहलाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए आपके बुक में दिया है, जब हम लोग एल्युमिनियम ऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं तो यह एल्युमिनियम क्लोराइड नामक लवण तथा जल का निर्माण करता है। यह अभिक्रिया ठीक वैसे ही है जैसे क्षारक अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। कब करते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया में। चैप्टर 2 में आप लोगों ने उदासीनीकरण अभिक्रिया देखा होगा। तो जब हम लोग एल्युमिनियम ऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराए तो क्या बना, एल्युमिनियम क्लोराइड नामक लवण और जल। वहीं दूसरी ओर इसी एल्युमिनियम ऑक्साइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है, तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो यह बनाता है सोडियम एल्यूमिनेट। यह क्या बनाता है, सोडियम एल्यूमिनेट और जल। सोडियम एल्यूमिनेट का सूत्र होता है NaAlO2। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं जल में घुलनशीलता। तो धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं जल में अघुलनशील होते हैं, सामान्यतः अघुलनशील होते हैं। हालांकि सोडियम ऑक्साइड को घुलाया जाए या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को तो आसानी से घुल जाएगा। सोडियम ऑक्साइड जो है वह जल में घुलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा
और पोटेशियम ऑक्साइड जो है जल में घुलकर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया का वेग। तो सभी धातुएं ऑक्सीजन से एक ही स्पीड से समान रूप से अभिक्रिया नहीं करती है, बल्कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया का वेग अलग अलग होता है। जो सोडियम और पोटेशियम, क्षारीय धातु जो सोडियम और पोटेशियम है, इसको अगर हम वायु में खुला छोड़ देना, यह बहुत तेजी से या बहुत तीव्रता से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, अभिक्रिया करता है। और यह अभिक्रिया इतनी अधिक उष्माक्षेपी होती है कि सोडियम और पोटेशियम तुरंत जलना प्रारंभ कर देता है। सोडियम और पोटेशियम तुरंत उसमें आग लग जाता है, आग पकड़ लेता है और जलना प्रारंभ कर देता है। तो इस आकस्मिक आग को रोकने के लिए हम लोग सोडियम पोटेशियम को कहाँ रखते हैं? तो केरोसिन में रखते हैं। अब कहोगे सर केरोसिन में ही क्यों रखते हैं? जल में भी तो रख सकते हैं। जैसे हम लोग इससे पहले क्लास 8 में हम लोगों ने देखा था, श्वेत फास्फोरस को हम लोग जल में रखते थे क्योंकि वो भी वायु में खुला छोड़ने पर आग पकड़ लेता है। तो फिर हम लोग सोडियम पोटेशियम को जल में क्यों नहीं रखे? तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे जो सोडियम पोटेशियम है वह जल के साथ भी विगोरसली रिएक्ट करता है, बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है और वहां भी आग पकड़ लेता है। तो हम लोगों ने क्या देखा? सभी धातुएं वायु के साथ, ऑक्सीजन के साथ समान रूप से अभिक्रिया नहीं करती है। कोई बहुत तेजी से करता है, कोई सामान्य गति से करता है, कोई धीमी गति से करता है, कोई करता ही नहीं है। जैसे सोडियम पोटेशियम बहुत तेजी से किया। वही दूसरी ओर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और लेड जैसी धातुएं हैं, वो सामान्य ताप पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपने ऊपर ऑक्साइड का एक परत बना लेता है। ऑक्साइड का यह परत उस धातु के ऑक्सीकरण को, पुनः उस धातु के ऑक्सीकरण को रोकता है, मतलब उसके संक्षारण को रोकता है। ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं आयरन की। तो आयरन जलता नहीं है आसानी से, लेकिन आयरन के चूर्ण को, लौह चूर्ण को बर्नर पे डाला जाए ना तो बहुत तेजी से जलेगा। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कॉपर भी ऑक्सीजन से सामान्य ताप पर अभिक्रिया नहीं करता है, किंतु बहुत अधिक ताप पर गर्म करने पर यह काले रंग के कॉपर 2 ऑक्साइड का निर्माण कर लेता है। वही दूसरी ओर आपका चांदी है, सिल्वर या गोल्ड, सोना, यह उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करते हैं। अब हम लोग देखेंगे एनोडीकरण। देखो बाबू, एल्युमिनियम जो अपने ऊपर ऑक्साइड बनाता है ना, ऑक्साइड का परत बनाता है, तो एल्युमिनियम के द्वारा अपने ऊपर ऑक्सीजन से, वायुमंडल के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके या फिर विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव द्वारा एल्युमिनियम का अपने ऊपर ऑक्साइड के परत बनाने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। एनोडीकरण का फायदा क्या है कि जो एल्युमिनियम अपने ऊपर ऑक्साइड का परत बनाया है, वह एल्युमिनियम को पुनः ऑक्सीकृत होने से रोकता है, जिससे उसका संक्षारण रुक जाता है। तो हम लोग इसको आर्टिफिशियली तरीका से कैसे कराते हैं? हम लोग इसके लिए विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का यूज करते हैं। जिस वस्तु पर हम लोगों को एनोडीकरण कराना है, उस वस्तु का हम लोग एनोड बनाते हैं। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन का यूज करके हम लोग इसका वैद्युत अपघटन करते हैं, जिससे एनोड पर ऑक्सीजन मुक्त होता है। इस ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके वह जो एल्युमिनियम है अपने ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड का एक मोटा परत बना लेता है। इस परत को आगे रंग करके या घिसाई करके हम लोग इसमें खूबसूरत रंग या खूबसूरत डिजाइन प्रदान कर देते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि क्या होता है जब धातुएं जल से अभिक्रिया करती है। सभी धातुएं जल से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड का निर्माण करती है और जल से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देती है। अगर यह धात्विक ऑक्साइड जल में घुलनशील है तो वह जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बना लेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग सोडियम या पोटेशियम की अभिक्रिया जल से करावे तो वह बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है। यहाँ पे वही बात है, जल से जो अभिक्रिया का वेग है वो सभी धातुओं के लिए समान नहीं है। सोडियम और पोटेशियम जैसे धातु बहुत तेजी से अभिक्रिया करते हैं और यह अभिक्रिया अत्यंत उष्माक्षेपी है। इस अभिक्रिया में जो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होता है वह इमीडिएटली तुरंत आग पकड़ लेता है। वही दूसरी ओर अगर हम लोग कैल्शियम की अभिक्रिया करावे तो वह ठंडा जल से, वह शीतल जल से ही अभिक्रिया करता है, किंतु उसकी अभिक्रिया इतनी तेज नहीं होती है जितनी कि आपका सोडियम या पोटेशियम सोडियम और पोटेशियम से अभिक्रिया था। साथ ही इसमें जो ऊष्मा उत्सर्जित होती है वह इतनी अधिक नहीं होती है
कि उत्पन्न हाइड्रोजन गैस प्रज्वलित हो। परिणाम यह निकलता है कि उत्पन्न हाइड्रोजन गैस वह कैल्शियम के सतह से चिपक जाता है बुलबुले के रूप में, जिससे कैल्शियम पानी में तैरने लगता है। फिर हम लोग मैग्नीशियम की बात करते हैं। यह शीतल जल से अभिक्रिया तो नहीं करता है, लेकिन गर्म जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करता है, और इस प्रक्रिया में भी उत्पन्न हाइड्रोजन गैस बुलबुले के रूप में मैग्नीशियम की सतह से चिपक जाते हैं, जिससे मैग्नीशियम पानी में तैरने लगता है, जल में तैरने लगता है। फिर आगे हम लोग बात करें एल्युमिनियम, आयरन और जिंक की, तो ना तो यह शीतल जल से अभिक्रिया करता है, मतलब शीतल जल मतलब ठंडा जल, ना तो यह ठंडा जल से अभिक्रिया करता है और ना ही यह गर्म जल से अभिक्रिया करता है, किंतु यह भाप से अभिक्रिया कर लेता है। किसकी बात कर रहे थे? एल्युमिनियम, आयरन और जिंक की। यह भाप से अभिक्रिया कर लेगा। एल्युमिनियम जो है भाप से अभिक्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस विस्थापित होगी। वैसे ही आयरन जो है भाप से अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाएगा Fe3O4, और आपका हाइड्रोजन गैस जो है विस्थापित होगी। लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड जैसी धातुएं जल के किसी भी रूप से अभिक्रिया नहीं करती है। अच्छा, यहाँ एक क्वेश्चन आता है, टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है कि पानी गर्म करने का जो टंकी होता है उसको हम लोग आयरन का ना बना करके कॉपर का क्यों बनाते हैं? तो देखो बाबू, अगर हम लोग आयरन का बनावे तो जब पानी को गर्म करेंगे तो उससे जो भाप उत्पन्न होगा उससे अभिक्रिया करके उससे वह संक्षारित हो जाएगा। भाप से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बना लेगा, मतलब संक्षारित हो जाएगा। लेकिन कॉपर जो है जल के किसी भी रूप से अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए हम लोग पानी गर्म करने के टंकी को क्या करते हैं? कॉपर का बनाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि क्या होता है जब धातुओं की अभिक्रिया अम्ल से कराई जाती है। आप लोगों ने चैप्टर 2 में भी देखा था, तो इसको हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।